हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज का लेक्चर जो है वो एक डिमांडिंग लेक्चर है। और आप लोगों के कुछ हमारे दोस्तों के रिक्वेस्ट आए थे कि मैम जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का जो पेपर होता है उसके लिए इंग्लिश के जो बुक्स होते हैं वो कौन कौन से प्रेफर करने चाहिए। तो यहाँ पे आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बुक कौन सी होनी चाहिए, इससे पहले हम लोगों को सिलेबस को समझना ज़रूरी है। तो हम लोग फटाफट एक बार सिलेबस को देखेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग आखिर में बुक्स कौन सी बेसिक इंग्लिश वर्जन में होनी चाहिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी क्या कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कंटेंट रेडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन किया होगा, पेड क्लासेस जो होते हैं, तो वो एक अलग बात है कि वो लोग कंटेंट खुद प्रोवाइड कराते हैं। बट यदि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक वाइड रेंज मिलता है और आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप लोग जा सकते हैं। और आप लोग चाहिए तो क्या कंटेंट आप लोगों को लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप लोग कंटेंट जो है कलेक्ट करके और आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आप लोग देखेंगे कि इसमें से 90% मैं कहूँ सिलेबस अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट का जो सोशियोलॉजी का पेपर होता है सेम उसी से मिलता जुलता 90% कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत अलग से थिंकर्स कुछ इंक्लूड किए गए हैं जो कि दूसरे पेपर्स में नहीं पूछे जाते हैं या दूसरे स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए नहीं पूछा जाता है, या फिर हम नेट में उन थिंकर्स को नहीं देखते हैं। बट इनडायरेक्टली अगर हमें कुछ ऐसा कंटेंट है या कुछ ऐसा टॉपिक होता है तो इनडायरेक्टली हो सकता है कि उनके पे उन थिंकर पे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए हम एक स्पेसिफाइड कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ हमको ये थिंकर ही पढ़ने हैं, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें जिसमें हम लोग मीनिंग, डेफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर, स्कोप, नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी एंड इनलाइटनमेंट की बात होती है, तो ये बहुत ही बेसिक है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं जब हम इनको पढ़ते हैं। तो ओके, सोसाइटी, कल्चर, कम्युनिटी, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग चाहे वो सॉरी कूले को ले लीजिए, पार्सन्स को ले लीजिए, आप लोग किसी भी थिंकर्स को ले लीजिए, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि एक वाइड रेंज ऑफ थिंकर्स जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, वहीं पे यदि बात करें सोशल ग्रुप्स में मीनिंग, टाइप्स, स्टेटस एंड रोल, नाम्स एंड वैल्यूज एंड टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि चाहे वो हम न्यू कॉम की बात करें या फिर मर्टन की बात करें या फिर कूले की बात करें, तो ये हम सारे, या राल्फ लिंटन की बात करें, अगर स्टेटस रोल की बात करेंगे तो बहुत सारे आप लोग देखेंगे ऐसे थिंकर्स को हमको देखना पड़ता है जिनको हम नॉर्मल सिलेबस जो होते हैं जिनमें कि क्लासिकल थिंकर्स हैं या फिर कुछ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर हैं या फिर जो इंट्रैक्शन फील्ड से रिलेटेड आते हैं वो थिंकर्स हैं, तो इनको अलग से हम कैटेगराइज करते हैं। बट हम ये देखेंगे कि इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनके लिए हम बहुत सारे थिंकर्स को समझना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि किसी भी एक टॉपिक को ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ स्टेटस एंड रोल की बात कर लेते हैं, तो स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड बहुत सारे थिंकर्स ने कॉन्सेप्ट दिया है। और जब हम उन थिंकर्स को अगर डिटेल में ना पढ़े होते हैं तो क्या होता है कि स्टेटस और रोल के बारे में हम सिर्फ उनको बाय हर्ट करते हैं कि अच्छा स्टेटस के बारे में इन्होंने ऐसा कहा था, दूसरे थिंकर्स ने ऐसा कहा था, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। बट यदि हम अगर जितने थिंकर्स ने स्टेटस और रोल की बात की है, अगर हम उन थिंकर्स के बारे में जान लें तो हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है या प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। ओके, सोशल कंट्रोल में मीनिंग, टाइप्स, एजेंसीज एंड थ्योरीज की
बात की जाती है। सोशलाइजेशन, स्टेटस एंड रोल, मीनिंग टाइप, इंटरप्ले बिटवीन स्टेटस एंड रोल, रोल कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एसिमिलेशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑपरेशन है, एकमोडेशन है, एसोसिएट एंड डिसोसिएट प्रोसेसेस है। तो इन सबको हम लोग देखते हैं। सोशल चेंज एंड सोशल मोबिलिटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर की यदि बात करें तो सोरोकिन को हम लोग पढ़ते हैं। तो सोरोकिन को हमको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे सोशल डेविएंस है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग दुर्खिम को भी देखते हैं, मर्टन को भी देखते हैं, और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स पे दिया है। सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से थिंकर्स को देखते हैं। अब यहाँ पे बात अगर करें हम कुछ वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की या थॉट की, तो इसमें आप लोग बहुत ही बेसिक आप लोग थिंकर्स को देखेंगे। ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, एमएल दुर्खेम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। ये पांचों जो हैं वो तो हम कहेंगे कि एक बेस का काम करते हैं लोग, जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक रूप दिया था अलग अलग तरीके से। हालांकि कुछ और भी थिंकर्स हैं, जैसे कि थॉस्टिन वेबलेन को हम लोग देखते हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो को समझते हैं। तो ये सारे थिंकर्स जो हैं बहुत ही बेसिक में आते हैं। ओके, वहीं पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख ही सकते हैं, जॉर्ज सिमेल और विल्फ्रेडो पैरेटो की बात हो रही है। ओके, थॉस्टिन वेबलेन भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो बिल्कुल एक सोशियोलॉजी को जब हम लोग एक एज सब्जेक्ट देखते हैं कि कैसे फॉर्म किया जा रहा था एक सब्जेक्ट के रूप में, तो उस समय इन थिंकर्स ने अलग अलग जगहों से अपनी भूमिका अलग अलग तरीके से सोशियोलॉजी को समझने में निभाई थी। वहीं पे थोड़ा हम लोग जब यूनिट 3 की बात करते हैं तो इंडियन सोशल सिस्टम क्या है आखिर में, इसको समझने की कोशिश की जाती है, जिसमें स्ट्रक्चर एंड चेंज के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी, प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी, तो ये सारी इंडिया की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप सभी को पता है। एंशिएंट इंडियन सोशल सिस्टम में आप लोगों का वर्णाश्रम सिस्टम और पुरुषार्थ के बारे में है, संस्कार, कर्मा एंड एजुकेशन, तो इन सब के बारे में पूछा जाता है। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन में ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी का कहीं भी कोई भी पेपर होता है जिसमें ये पूछा ही जाता है। क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो एग्रेरियन में और इंडस्ट्रियल में क्या हमको देखने को मिलता है। ओके, डायनेमिक्स इन कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी, पैटर्न ऑफ मोबिलिटी एंड इनइक्वालिटी, क्या हमें पैटर्न जो मोबिलिटी है और इनइक्वालिटी है उसका पैटर्न हमें क्या देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी में। और यहाँ पे हम जो देखेंगे कि क्लास और कास्ट का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज होता हुआ नज़र आता है। ओके, जेंडर रिलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो इसमें जो भी वुमेन से या फिर हम बोलें कि जो एक मेल फीमेल या ये बोले वही जेंडर बेस्ड जो डिफ्रेंसिएशन है, इसमें विभिन्न फील्ड में जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके लिए किस तरीके की चीज़ें, चाहे वो हम डोमेस्टिक वायलेंस की बारे में बात करें या फिर डॉरी की बात करें या फिर डाइवर्स की बात करें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें या फिर सोशल लेजिस्लेशन फॉर वुमेन क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग डेविएंस एंड क्राइम को थोड़े डिटेल में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की बात होती है। ये आप लोगों को एक कुछ थिंकर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि इवान इलीज की बात आती है तो डी स्कूलिंग सोसाइटी की वो बात करते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी पे भी बहुत सारे थिंकर्स ने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। वहीं पे ये एकदम रिसेंट के टॉपिक्स हैं। साइबर क्राइम की बात हो रही है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन, वाइट कॉलर क्राइम, इसमें ईस्ट सदरलैंड आते हैं। तो आप लोग मेरा जो आप लोग अगर लेक्चर देखेंगे तो उसमें यही देखने को मिलेगा कि मैंने बहुत ही एक डाइवर्स फील्ड से ये कहें कि अनेक थिंकर्स को मैंने ईएस सदरलैंड पे भी मैंने लेक्चर बनाया है। तो मैं जब प्रिपरेशन करती थी और मुझे जब मैं बुक्स में हम मानते हैं कि सारे कंटेंट तो नहीं मिलते हैं, तो जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत बार होता है कि चलो ठीक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं। तो जब मैं सर्च करती थी तो मुझे ऐसा दिखा कि
बहुत ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में चूँकि फॉरेन थिंकर हैं तो उधर के लोगों ने कुछ, जो भी फॉरेनर्स हैं उन लोगों ने कुछ अपने लेक्चर डाले हैं, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डाले हैं। हाँ, आप लोगों को आर्टिकल्स है, जर्नल है, इसकी कुछ डिटेल वहाँ पे मिल जाते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, बट आप लोगों को एक कंप्लीट किसी थिंकर के बारे में लेक्चर हो तो वो नहीं मिलता है। तो मेरी जो कोशिश रही वो यही रही कि मैंने ये स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, जो डिफरेंट थिंकर्स हैं उनके बारे में हम जाने, डिटेल में थोड़ा समझे सोशियोलॉजी को, और थोड़ा इजी बनाते हैं समझने के लिए। क्योंकि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है, किसी भी हमें सोशल फैक्ट को समझना है, तो हमें उनसे रिलेटेड थिंकर को समझना ही पड़ेगा। तो जब थिंकर को समझेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें जो होती हैं वो आसान हो जाएंगी। तो मैंने बहुत सारे, आप लोग देखेंगे, थिंकर्स पे लेक्चर बनाया है, और आई होप कि वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। ओके, चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडियन सोसाइटी के सामने। पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, करप्शन, टेररिज्म, सोशो कल्चरल एक्सक्लूजन। तो बहुत सारे ये टॉपिक हैं। ओके, पैथोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन, आखिर में कौन कौन से हैं, और माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स ऑफ एससीज, एसटीज, ओबीसीज, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कहूँगी कि कोई स्पेसिफिक बुक आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोग चाहिए तो एक एक टॉपिक से रिलेटेड आप लोग नेट पे, अब जब बात इंग्लिश कंटेंट की हो रही है तो इंग्लिश कंटेंट आप लोगों को सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आप लोग चाहिए तो एक एक पॉइंट को आप लोग, जो भी सिलेबस का पोर्शन है, अब जैसे पॉवर्टी है, अगर हम मान लेते हैं एक यहाँ पे सिंपल टॉपिक लेते हैं पॉवर्टी, तो पॉवर्टी में हम ये देखेंगे कि आखिर में पुअर किसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये होती है। फिर ये हम देखेंगे कि आखिर में क्या उनके में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, या फिर यह हम देखेंगे कि उनकी क्राइटेरिया क्या है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनमें हम देखेंगे कि मोबिलिटी कैसी होती है, अगर हम सोशल मोबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, या फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ अलग से कुछ प्रोविज़न है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टेट वाइज पॉवर्टी का क्या कंडीशन है, और इसमें अगर हम देखें तो यही कहते हैं, कोई भी टॉपिक होता है एक वाइड रेंज में होता है। तो अभी जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें महिलाओं की स्थिति हमें कहाँ देखने को मिलती है, उनके अपने हेल्थ इश्यूज़ कहाँ देखने को मिलते हैं, या फिर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, या फिर मदर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक टॉपिक, छोटे टॉपिक के अंदर। आप लोग उसकी सराउंडिंग जो जाएंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका सबसे अच्छा जो हमें लगता है, अगर कहाँ से हमें तैयारी करनी चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं, तो सबसे अच्छा हमें जो प्लेटफॉर्म दिखता है वो दिखता है विकिपीडिया का। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। विकिपीडिया में क्या होता है कि अभी जैसे आपने सर्च किया पॉवर्टी इन इंडिया सपोज, या पॉवर्टी डेफिनेशन अगर आपने कुछ किया, या पॉवर्टी इन इंडिया आपने कुछ सर्च किया, तो विकिपीडिया पे जब ओपन होके आता है तो आपको इसके बारे में तो बताता ही बताता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो हाइपर लिंक होते हैं। मीन्स अगर आप उसके बारे में भी, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक मिला और उसके बारे में भी कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पे क्लिक करिए, फिर उसके बारे में आपको डिटेल में मिलता है। मीन्स यदि आप लोगों को डीप अगर नॉलेज लेना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि रियल में हम किसी भी कंटेंट को या किसी भी मैटर को समझने के लिए बहुत ही डीपली एनालिसिस करें, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ की आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, प्लान चेंज इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी, 5 ईयर प्लान्स, पंचायती राज व्यवस्था जो है आप लोगों को दिखता है, वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुछ टॉपिक है। ओके, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, ये भी एक बहुत ही वाइड रेंज का टॉपिक है। पहले आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन समझना होगा, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को समझना पड़ता है। तो ये तो हम लोग पेपर फर्स्ट का एनालिसिस किए। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इससे आप लोगों को क्वेश्चन जो होता है वो 150 क्वेश्चन होते हैं, तो ये डिटेल तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ओके, एक बार अब हम लोग थोड़ा फटाफट देखेंगे पेपर 2 का।
तो पेपर 2 में आप लोगों को यूनिट 1 जो है वो सोशल रिसर्च से रिलेटेड है। तो इसमें आप लोग देखेंगे सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च, इशूज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी। मीन्स क्या है कि जो हम जिस फील्ड का अगर कोई भी हम फील्ड का रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो चूँकि हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा उनकी तरफ ये कहेंगे कि झुक जाते हैं, या ये बोलें कि हमारा बायस हो जाते हैं, थोड़ा सा ये कह सकते हैं। मीन्स वहाँ पे सब्जेक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो हमको ये क्या क्या इश्यूज आते हैं ये भी हमको देखना होता है। ओके, और इसमें आप लोग देखेंगे इसका मॉडल क्या है, पैराडिम एंड थ्योरी बिल्डिंग इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का जो सोशल रिसर्च टॉपिक है उसमें कवर होता है। ओके, पैराडाइम की यदि बात करें तो मीन्स ये होता है कि हमारा एक अलग से पूरा जो कोई भी हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका पूरा हमें एक ओवरऑल हम अगर जो व्यू कर रहे हैं या ओवरव्यू हम कहें तो ये हमारा पैराडाइम होता है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसमें भी कुछ पोर्शन है, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इसमें आप लोगों को एम.एन. श्रीनिवास दिखेंगे रूरल स्टडीज़ पे, और एस.सी. दुबे, आंद्रे बेतेई। तो ये सब आप लोगों को ऑलरेडी मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है, ये सारे थिंकर्स पे है। और मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कि स्टार्टिंग में तो मैं चूँकि इग्नू सीरीज़ मैं करती थी, तो इग्नू सीरीज़ में मेरे पास जो था वो हिंदी में ही कंटेंट अवेलेबल था। बट जब आप लोगों के रिक्वेस्ट आने लगे, मुझे आइडिया नहीं था। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में जो मैंने स्टार्ट किया था अपना कि हाँ चलो ठीक है, जो चीज़ें मेरे पास कंटेंट है वो मैं लोगों को थोड़ा शेयर करूँ, जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। तो मुझे हिंदी में ही चूँकि मेरे पास कंटेंट था तो मैं उसको प्रोवाइड कराती थी। मैं आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग के मेरे लेक्चर्स तो मैंने इग्नू सीरीज़ बहुत ज़्यादा किया है, लगभग कुछ 120 लेक्चर्स से ज़्यादा हैं उस पर। ओके, लेकिन बाद में आप लोगों के कमेंट आने लगे धीरे धीरे कि मैम प्लीज़ इसको बाईलिंगुअल कर दीजिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराइए। तो उसके बाद से आप लोग देखेंगे बहुत सारे मेरे लेक्चर्स हैं। रिसेंटली अभी मैं जो भी लेक्चर्स डालती हूँ तो वो बाईलिंगुअल ही होता है। अगर कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मुझे दूसरी लैंग्वेज में कंटेंट नहीं मिल पाता है, तभी मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में डालती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को जितने ऑलरेडी मुझे लगता है लास्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए थे, जैसे कि वर्जीनियस खाका की बात है, एस.एल. दोशी, के.एस. सिंह, विक्टर डिसूजा, मीरा कोसाम्बी, एम.एस. राव, इन सब के लिए आया था, रिक्वेस्ट आया था कि मैम प्लीज़ इन सब पे आप लेक्चर बना दीजिए। तो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर ही ये सारे थिंकर्स को मैंने कवर किया है। तो आप लोग चाहिए तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में बिल्कुल कहीं भी ऑनलाइन में कंटेंट मुझे दिखाई ही नहीं। मैं कितने सारे प्लेटफॉर्म पे ढूंढ के तब जाके, क्योंकि मेरे पास भी क्या है, मेरे पास भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी कलेक्शन है या हम किसी को पर्सनली जानते हैं। तो हमारे पास जो कंटेंट होता है वो हम कुछ अपने जो अपने बुक के कंटेंट हैं उससे देखती हूँ, नहीं तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा देखती हूँ, उससे कंटेंट मैं रेडी करती हूँ। तो आप लोग देखेंगे के.एस. सिंह, एस.एल. दोशी, इन लोगों के बारे में तो मुझे बिल्कुल कंटेंट नहीं दिख रहा था। मैं बहुत मुश्किल से इनके बारे में कहाँ का तो मैंने कई कुछ जर्नल लिए थे और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने डाटा कलेक्ट किया था, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। तो ये सारे अर्बन स्टडीज़ में एम.एस. राव, विक्टर डिसूजा, मीरा कोसाम्बी, वहीं पे ट्राइबल स्टडीज़ में के.एस. सिंह, एस.एल. दोशी और वर्जीनियस खाका के बारे में ऑलरेडी लेक्चर आप लोगों को मिलेगा मेरे प्लेटफॉर्म पे। ओके, जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो नीरा देसाई, शर्मिला रेगे और बीना अग्रवाल, तो ये तीनों थिंकर्स पे भी है। मीन्स यहाँ में अब तक में जितने थिंकर्स यहाँ पे हम लोगों ने देखे सारे पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया में इंडोलॉजिकल एंड टेक्सुअल पर्सपेक्टिव, इस पे भी है।
जैसे कि आप लोगों का जीएस घुरिये हैं, लुई ड्यूमा हैं, यहाँ पे टेक्सुअल पर्सपेक्टिव में आते हैं। ओके, इंडोलॉजिकल और टेक्सुअल में तो वही आते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में इन पे भी मैंने कवर किया है। मार्क्सिस्ट में भी जैसे कि देसाई हैं, इन लोगों को भी मैंने किया है। सिविलाइजेशन में आप लोग देखते ही हैं, सुरजीत सिन्हा हैं, इन सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ओके, सिंथेसिस ऑफ टेक्सुअल एंड फील्ड व्यू, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव, तो इस सारे पर्सपेक्टिव पे भी मैंने बहुत सारे थिंकर्स को कवर कर दिया है जो खास करके नेट के सिलेबस में है, उन पे भी मैंने कवर किया है। ओके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, तो इसमें आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में भी मैंने बहुत सारे थिंकर्स को कवर किया है। न्यू फंक्शनलिज्म आप लोगों का जेसी अलेक्जेंडर से स्टार्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसमें भी बहुत सारे थिंकर्स हैं। मार्क्सियन थ्योरी, न्यू मार्क्सिज्म, फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेटोलॉजी, सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरेशन, पोस्ट स्ट्रक्चरेशन, पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इसमें से मैक्सिमम टॉपिक पे मैंने कवर किया है। ऑलरेडी मैंने लेक्चर बनाया है। अगर फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को लगता है, ये मेरी तरफ से आप लोगों से एक सजेशन है या ये रिक्वेस्ट मान सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि हमारा माइंड बहुत सारे थिंकर्स पे अभी नहीं जा रहा हो, जो कि आप लोगों को रियल में उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो आप लोग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार जस्ट मुझे बता दिया करिए कि मैम इस थिंकर्स पे मुझे कंटेंट नहीं मिल पा रहा है और आप प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए या एक लेक्चर बना दीजिए। तो मैं ट्राई करूँगी एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया, सिलेबस को एक बार हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसमें आता है। अब इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा बेसिक कौन कौन सी बुक्स हैं, तो ये बुक्स मेरे पास है, जो बुक्स मेरे पास अवेलेबल है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये हेरलॉम्बस और हॉलबॉर्न की जो बुक है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत ही बेसिक बुक मानी जाती है। हालांकि ये मैं कहूँगी कि थोड़ी लिटिल बिट कॉस्टली है, तो अगर आप लोग परचेज कर सकते हैं तो ही परचेज करिएगा, अदरवाइज़ आप लोग चाहिए तो ऑनलाइन और जो कंटेंट हैं उनसे आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगी यहाँ पे, जब मैं बात चल रही है प्रिपरेशन की, तो मेरा एक तरह से ठीक है, मैं पहले बुक को डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं बताती हूँ। सीमा एंड नितिन सागवान की बुक है, ये भी एक बहुत ही बेसिक बुक है, इसेंशियल सोशियोलॉजी फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो एक बहुत ही बेसिक बुक है जिसके में हम देखेंगे कि बहुत ही बेसिक नॉलेज सोशियोलॉजी के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को बुक दिख रही है जॉर्ज ट्रिचर की, तो ये भी बहुत ही बेसिक बुक मानी जाती है पढ़ने के लिए। आई थिंक कि इसका भी न्यू एडिशंस तो बहुत ही कॉस्टली हैं, बट आप लोग थोड़े ओल्ड एडिशन में जाएंगे तो आई होप कि आप लोगों को शायद अमेज़ान वगैरह पे या अमेज़ान पे मोस्टली मिल जाएगा। तो आप लोग चाहिए अगर तो एक बार, लेकिन मुझे लगता है रिचर को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। और एक बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स की। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक बुक और देखेंगे जो कि अगर हम सोशल रिसर्च की बात करें तो गुडे एंड हार्ट की ये बुक है। ये बुक मेरे पास भी है, तो आप लोग चाहिए तो ये बुक आप लोग देख सकते हैं। मैं बुक तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बाकी आप लोगों को मार्केट में मिसलीड करने के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग देखेंगे तो MCQs के बहुत सारे बुक मिलेंगे आप लोगों को, बहुत सारे अलग अलग, इवन RPSC के नाम पे भी आई होप कि बहुत सारे बुक्स पब्लिश कर दिए जा चुके होंगे। तो इससे आप लोग मिसलीड बिल्कुल नहीं होइए कि आप लोगों को अगर लगता है कि मैं एक बुक खरीद के और चलो मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी और मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो इस सबसे बड़ा हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो पेपर बनाया जाता है वो किसी एक बुक को लेके और बना दिया जाता है, वहाँ से MCQ उठा के और दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है। उन जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो सारे के सारे एक जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, ऑथेंटिक बुक जो होते हैं, उन बुक से
कहीं से एक लाइन से क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिस पे यदि हम क्लियर नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम कैसे भी करके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चीज़ यही कहूँगी कि जो भी मार्केट में इस तरीके से अगर फोकस्ड करके बुक निकाली जाती हैं, उनसे तो आप लोग बच के रहिए, मैं इस चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ। दूसरा, कोई भी बुक एमसीक्यू बेस्ड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों की थ्योरी क्लियर है तो वो जो एमसीक्यू होता है वो ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, या वो कैसे भी अटेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ बुक्स तो था। अब इसके अलावा मैं ये बताऊँगी कि आप लोगों को आखिर में प्लेटफॉर्म कौन कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहला मेरा भी ये बहुत ही एक ये कहें कि फेवरेट प्लेस है, जहाँ पे मैं चाहती हूँ जो भी कंटेंट के लिए, तो मैं उसको यहाँ से लेना चाहती हूँ। तो ये सबसे पहले आता है विकिपीडिया। यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप वहाँ पे चाहिए तो उसके बारे में डीप स्टडी कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को वहाँ से आप खंगाल सकते हैं। तो विकिपीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को चाहिए तो सर्च करके उसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। ओके, दूसरा एक प्लेटफॉर्म मुझे और सही लगता है और थोड़ा ऑथेंटिक भी लगता है, तो वो है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि मैं प्रीफर करती हूँ। बाकी का तो मुझे नहीं पता है, मैं अपने जो प्रीफर करती हूँ मैं सिर्फ उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो एक जो है वो सोशियोलॉजी गाइड करके एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग चाहिए तो वहाँ से कोई किसी भी टॉपिक को आप लोग जब सर्च करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म भी आता है। अच्छा, वहाँ पे जब आप लोग सोशियोलॉजी गाइड देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को भी एक बहुत ही वैरायटी ऑफ कंटेंट देखने को मिलेगा, आप लोग चाहिए तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं रहेगा, बट अगर किसी भी टॉपिक को आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो मोर देन सफिशिएंट इस पे कंटेंट अवेलेबल है। तो ये दो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही ये मैं कहूँगी कि एक ई ज्ञान कोश करके आता है, ये होता है इग्नू का, ई ज्ञान कोश करके होता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ई ज्ञान कोश जो है इसमें आप लोग चाहिए तो जो भी इग्नू की बुक्स हैं या आप लोग कुछ ऐसा टॉपिक सर्च करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ई ज्ञान कोश करके भी आता है, तो आप लोग यहाँ से भी चाहिए तो कंटेंट कुछ आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं इग्नू की जो भी कंटेंट होते हैं बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। मैं इंग्लिश में भी कंटेंट प्रोवाइड कराई होती इग्नू का, लेकिन चूंकि मेरे पास मैंने हिंदी मीडियम से ही इग्नू से अपना बैचलर और मास्टर डिग्री किया है, तो इसके लिए मेरे पास इंग्लिश के बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। अदरवाइज़ मैं इंग्लिश में भी कंटेंट प्रोवाइड कराई होती, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने अगर जैसे कोई सिलेबस होता है तो आप लोग जब देखते हैं तो किसी एक टॉपिक को देखते हैं तो हमें सिर्फ उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उससे रिलेटेड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लेते हैं स्टेटस के बारे में आप लोगों ने देखा, तो आप लोग क्या सिंपली यही देखना चाहेंगे कि स्टेटस के बारे में जो कोट है, किस किस थिंकर्स ने क्या क्या कोट कहा है, या स्टेटस के बारे में कितने टाइप्स के मतलब हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक आप लोग जान के वहीं पे ख़त्म कर देंगे कि ठीक है ये टॉपिक तो हमने कवर कर लिया, मेनली क्या पूछेगा स्टेटस के बारे में। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा वाइडली सोचने की ज़रूरत है, और आप लोग ये सोचिए कि इसके बारे में कोट किसने कहा है। दूसरी चीज़ ये आती है कि क्या स्टेटस से रिलेटेड कोई बुक भी है। तीसरी ये आता है कि क्या किसी ने कोई कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो कोट की बात करेंगे, बुक्स की बात करेंगे, क्या इससे रिलेटेड कोई बुक्स है, या फिर हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड किसी ने कोई कॉन्सेप्ट्स दिया है। अगर वो थिंकर्स हैं तो उन थिंकर के बारे में भी कभी पूछ दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न सोसाइटी में स्टेटस के बारे में क्या कहा गया है, इंडियन सोसाइटी के बारे में स्टेटस के बारे में क्या कहा गया है, या फिर हम इंडियन सोसाइटी में स्टेटस को किस तरीके से देखते हैं। तो ये सारे एक बहुत ही डाइवर्स टाइप के मीन्स एक वाइड रेंज में एक टॉपिक होता है जिसको हमको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने रिसर्च से एक बुक मैंने बता दिया, बेसिक जो सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में मैंने बता दिया।
बाकी जो बचा हुआ है आप लोग इससे देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया इग्नू प्लेटफॉर्म से। अगर आप लोग जब भी कोई टॉपिक और भी सर्च करते हैं तो कोई भी टॉपिक आप लोग यूं ही किसी प्लेटफॉर्म से नहीं ले लिया करिए। अभी जैसे कि मैं कोई भी टॉपिक को सर्च करती हूँ तो सपोज आप लोग देखेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोग को कोई पोर्टल लिखेगा किसी यूनिवर्सिटी का, उस पर किसी ने कोई रिसर्च वर्क किया है या वहाँ पे किसी ने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि कुछ कंटेंट दिख जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग चाहिए तो थोड़ा सा डीपली रीड कर सकते हैं। मीन्स ये है कि अगर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी खुद कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास एक वाइड रेंज है, आप लोगों का एकदम ओपन माइंड है। अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग जब क्या बोलते हैं कोचिंग करते हैं, या ये हम बोलें कि आप लोगों ने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखा है, तो वहाँ से खुद भर भर के इतना कंटेंट मिल जाता है कि आपका माइंड जो होता है वो सेट हो जाता है कि जो कंटेंट हमें ऑनलाइन में मिला है। अगर मान लीजिए कि कोई आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप लोगों को क्या होगा कि इससे बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज रहेगा, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोगों को कंटेंट मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगेगा कि मोर देन सफिशिएंट है, इतना तो हम कर ही लेंगे और बस इतना हमने रट्टा मार लिया तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ तो एक बिल्कुल आपको स्पेसिफिक पैटर्न में मिलता है और यहीं तक आप सोच सकते हैं, इससे बाहर आप सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो किसी भी टॉपिक पे आपको सोचने के लिए किसी ने कोई लिमिटेशन नहीं दे रखा है कि आप बस इतना ही सोचिए। आपके पास अपना आपका खुद का है, आप जितना चाहे उतना उसको जिस डायरेक्शन में चाहे आप लोग सोच सकते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं एक बार देखी थी जो यूपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें डेर एंड डार्क का डिमांड क्लास एंड ओबे क्लास की बात की गई है। ये कहा गया था कि ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पे मैंने ये देखा कि मैं अब तक में जितनी बुक पढ़ी थी, चाहे वो मैंने इग्नू में पढ़ा था, चाहे मैंने नेट का एग्ज़ाम देने के समय पढ़ा था, तो जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ा था कभी भी मैंने डिमांड क्लास और ओबे क्लास के बारे में नहीं पढ़ा था, जो कि राल्फ डैरेन डार्क से रिलेटेड है। लेकिन जब एग्ज़ाम के पेपर को मैंने देखा था, उसके बाद से जब मैंने सर्च किया था तो डिमांड क्लास और ओबे क्लास की जो बात है ये मैंने देखा कि विकीपीडिया पे मुझे मिला। फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैंने देखा कि डिमांड क्लास और ओबे क्लास की बात जो है वो राल्फ डैरेन डार्क ने की है, ये हमें विकीपीडिया से मिला। तो मीन्स ये है कि आप लोगों के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाया करिए आप लोग, क्योंकि कभी भी हम हर चीज़ पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट हमारी मेमोरी में रहे। तो जो आप लोगों को पता है उसको तो आप लोग स्किप कर दिया करिए, लेकिन जो चीज़ें नहीं पता है उसको ज़रूर आप लोग नोट्स बना लिया करिए। नोट्स बनाने से कभी मत भागा करिए। और आई होप कि आप लोगों के आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रिपरेशन रहेगा वो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और वैकेंसी कितनी आई है इसके बारे में तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बट आप लोगों का तैयारी होता रहे और मैं भी यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।